मेनोपॉज जैसे मैंने अभी बताया, मेनोपॉज वो स्टेज होती है जब हमारे पीरियड्स या जो साइकिल है ना, वो होनी जो है वो स्टॉप हो जाती है। व्हेन योर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स दे स्टॉप परमानेंटली, है ना। एंड एक वो फेज होता है, एक जो ट्रांजिशन फेज होता है, जिसमें अगर हम बात करें कि अगर मतलब मैं नॉर्मल सी एक बात करूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारी 12-13 साल की उम्र में स्टार्ट होती है, और फिर एक फेज आता है जब हमारे पीरियड्स जो हैं वो टोटली स्टॉप हो जाते हैं, है ना। तो अगर मैं मीनोपॉज की टिपिकली एज कहूँ तो वो 49 to 52 ईयर्स ऑफ एज के बीच में मोस्टली ये होता है मीनोपॉज। बहुत सारी फीमेल्स के मन में ना ये चीज आती है कि मीनोपॉज हो गया है तो दैट मीन्स हमारा जो फीमेलहुड है ना, हमारा जो फेमिनिज्म है ना, वो खत्म हो गया है। तो आज मेरा मेन मोटिव है आप लोगों से बात करने का, वो यही है कि मीनोपॉज एक फेज है, एक ट्रांजिशन पीरियड है। माने वो एक टाइम जो हमने अपना 40-45 साल जो है वो घर गृहस्थी को दिए, अपने बच्चों को दिए, अपनी फैमिली को दिए। उसके बाद अब एक ये सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ है ना। दिस इज नाउ अ सेकेंड फेज, जिसमें आपकी जो जिम्मेवारियां हैं थोड़ी सी, उनसे आप थोड़ा सा हटकर अब सिर्फ अपने बारे में सोचो। दिस इज दैट पीरियड, है ना। तो इस पीरियड को हमेशा बोझ लेके नहीं चलना कि अब तो मेरा फीमेल हुड जो है वो फेमिनिज्म जो है वो खत्म हो गया है, अब मेरे ये साइकिल्स खत्म हो गए हैं। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि ये मंथली पचड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी बात है, बट उस पीरियड के होने से पहले क्या क्या चीजें हम लोग फेस करते हैं, बिकॉज मैं खुद उस फेज में से गुजर रही हूँ। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस मेरा शेयर करना जो है ये जरूरी हो जाएगा, और थोड़ा सा इट वुड बी हेल्पिंग यू आउट ऑल्सो, ओके। सो जो स्टेजेस है मेनोपॉज की, अगर हम उनके बारे में बात करें, तो मेनोपॉज सिम्टम्स दे यूजुअली स्टार्ट अबाउट 4 years बिफोर। वैसे 7 से 8 साल पहले भी जो है ये शुरू हो जाता है, जो है वो प्री मेनोपॉज या जिसको हम पेरी मेनोपॉज का टाइम बोलते हैं। ये 7 से 8 साल पहले ना हमें कुछ कुछ सिम्टम्स फील होने लगते हैं। तो अगर मैं पेरी मेनोपॉज की बात करूं, व्हेन योर हार्मोन्स बिगिन टू चेंज, माने आपको ना थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगता है अपनी मिड 40s के बाद कि आपको काम करने में थकावट महसूस होने लगती है। आप बहुत जल्दी थक जाते हो, आपको लगता है कि नहीं यार, अब मैंने थोड़ा सा काम कर लिया, मैं थोड़ा आराम कर लूं। ये एक मेन सिम्टम आता है। फिर आपकी जो बोन्स हैं वो ब्रिटल होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज इस टाइम पे ना बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही होती हैं जो हमारे हॉर्मोन्स को इफेक्ट करती हैं। मैं बताऊंगी आपको इसके बारे में आगे भी। तो एक अर्ली मेनोपॉज का टाइम होता है। अर्ली मेनोपॉज जब ये 40 years की एज में ना, जब हमारे पीरियड्स जो है वो स्टॉप हो जाते हैं, दैट इज अर्ली मेनोपॉज। ये बहुत कम होता है, अबाउट 5% ऑफ फीमेल्स दे एक्सपीरियंस अर्ली मेनोपॉज। और एक होता है हमारा प्री मेच्योर मेनोपॉज, जिसमें क्या होता है बिफोर द एज ऑफ 40 years, है ना, 40 साल की पहले से उम्र में, कुछ कह लो कि कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से, कभी यूट्रस को रिमूव करना पड़ जाता है, ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो एक प्री मेच्योर मेनोपॉज का जो है वो आशंका यहाँ बन जाती है। बट अगर मैं कहूँ तो ये जो शुरुआत होती है ना, पेरी मेनोपॉज की जो शुरुआत होती है, इवन आई एम ऑल्सो अंडरगोइंग दीज अ लिटिल बिट ऑफ सिम्टम्स, तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया है इस तरह का। आप लोग भी अगर अपनी मिड 40s में हो, तो कुछ पर्सन है हमारे पास ऐसे, और जो अभी नहीं भी हैं इस एज में, उनको भी ये पीरियड जो है उन्हें भी फेस करना है। दे ऑल्सो हैव टू फेस दिस पीरियड, सो दे शुड बी नोइंग कि आगे हमारे जो है लाइफ में किस तरह से, हमारे लाइफ साइकिल में क्या चेंज आने वाला है, दे शुड बी नोइंग इट। तो जब हमारा पेरी मेनोपॉज का स्टेज होता है, ये अराउंड 4 से 5 साल पहले भी शुरू हो सकता है, 7 से 8 साल पहले भी शुरू हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पीरियड्स में हमें लगता है कि जो नॉर्मल पीरियड्स हो रहे थे, अब वो टाइम पीरियड या तो शॉर्ट हो जाता है या लॉन्ग हो जाता है। माने इट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस ऑल्सो। या तो पीरियड्स एक्सट्रीमली लाइट होते हैं या बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, 7-7 8-8 दिन भी चलते हैं। या फिर कभी क्या होता है, 1 या 2 महीने के बाद पीरियड्स आ रहे हैं, स्किप्ड पीरियड्स जिनको हम बोलते हैं। तो ये एक जो है वो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है, इरेगुलर पीरियड्स होने शुरू हो जाते हैं। एंड सबसे पहले क्या है, लेस फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, माने आपका जो साइकिल है वो बहुत ही कम हो रहा है ना, या बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है। तो कुछ वासोमोटर सिम्टम्स भी होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हॉट फ्लैशेस होते हैं, नाइट स्वेट्स होते हैं, फ्लशिंग होता है। तो इन सब चीजों के बारे में आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताने वाली हूँ। मेन सिम्टम जो बहुत ज्यादा फीमेल्स को परेशान करता है, वो होता है हमारा वेजाइनल ड्राइनेस।
क्यों होता है ये? बिकॉज देखो, दो फीमेल हॉर्मोन्स हैं जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है ना, ये दो फीमेल। मैं बहुत ज्यादा साइंस की लैंग्वेज में नहीं जाऊंगी, बट स्टिल हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि बीइंग अ फीमेल हमारे जो दो हॉर्मोन्स मोस्टली काम करते हैं वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो वेजाइनल ड्राइनेस होती है ना, हमें लगता है कि अंदर ना जलन हो रही है, हमारे वेजाइना में जलन हो रही है, और यूरिन पास करते हुए जलन होती है, मानी एक इचिंग सेंसेशन होती है बिकॉज ऑफ दैट वेजाइनल ड्राइनेस। अब वो क्या होता है, हमारा जो सर्विक्स है जिसको हम बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं, हमारा वो जो सर्विक्स है वो मॉइस्ट सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करता है। ये सिक्रीशंस जो होते हैं वो हमारे वेजाइना को ल्यूब्रिकेट रखती हैं, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन जब ये एस्ट्रोजन लेवल जो है, ये हार्मोन का लेवल जो है वो गड़बड़ा जाता है, हमारी सारी साइकिल गड़बड़ा जाती है, तो उससे क्या होता है, वेजाइनल ड्राइनेस होती है, और ये बहुत ज्यादा पेनफुल भी होती है। ड्यूरिंग आर इंटीमेसी ऑल्सो ये बहुत ज्यादा परेशान करती है। फाइन। इसी तरह से हॉट फ्लैशेस हो जाते हैं। अब हॉट फ्लैशेस में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, माने जरूरत से ज्यादा हमें लगता है कि हाय बस ऐसे लग रहा है जैसे अंदर किसी ने गर्म पानी डाल दिया है, इतनी ज्यादा गर्मी लगने लग पड़ती है। एंड यू फील कि बस इतनी हीट निकल रही है, इतनी स्वेटिंग हो रही है, और आपका हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाता है। फाइन। फिर नाइट स्वेट्स, ये बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है नाइट स्वेट्स। माने रात को कई बार लगता है कि जैसे हम लोग पसीने से नहा चुके हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ द वुमेन दे एक्सपीरियंस नाइट स्वेट, मतलब एक्सेस स्वेटिंग होती है। कई बार तो कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती हैं, मैंने खुद अपनी मदर को भी देखा है, तो उनको रात को भी लगता था कि ऐसे सुबह जब उठे हैं तो कपड़े जो है वो बिल्कुल गीले पड़े हैं, माने इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है रात को। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स। फिर नींद ना आना ना, पोस्ट मीनोपॉजल डिसऑर्डर्स का एक सबसे बड़ा ये जो रीजन होता है, इसको हम मेनोपॉज आने से पहले की जो स्टेज भी होती है, हमारी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। अगर बीच में रात को नींद खुले तो दोबारा नींद आनी जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये चीजें हम लोग सब फेस करते हैं। लॉस ऑफ लिबिडो, लिबिडो होती है एक सेक्स अर्ज, है ना। सेक्स हॉर्मोन्स जो हैं वो हमारे इस मेनोपॉज के दौरान जो है वो भी बहुत ज्यादा डाउन चले जाते हैं, जिससे लॉस ऑफ लिबिडो होता है, माने यू डोंट फील लाइक डूइंग, है ना। तो आपको ये खुद को लगता है कि भाई मेरा खुद ही मन नहीं कर। तो ये चीजें हम फेस करते हैं, बीइंग सारी मेच्योर्ड लेडीज है यहाँ पर, यू माइट बी फेसिंग दीज थिंग्स। और अगर अगर आप अभी इस एज ग्रुप में नहीं गए हो, 40-45 प्लस में नहीं गए हो, तो मे बी हो सकता है आपको ये सिम्टम्स आगे आए। तो योर बॉडी मस्ट बी प्रिपेयर्ड, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज थिंग्स, कि हाँ अगर ये, बिकॉज देखो मीनोपॉज एक ट्रांजिशन फेज है, मैंने बोला ना ये एक ट्रांजिशन फेज है, हर एक फीमेल की लाइफ में ये आएगा। अब आप उसको किस तरह से लेते हो, हमारा मेन ये सेशन करने का मेरा जो मकसद है वो यही है कि अगर कुछ चैलेंजेस हमें आएंगे तो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस, है ना। वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि नहीं, ये एक फेज है, इसको आराम से मुझे जो है वो आगे लेके जाना है। फाइन। इसी तरह से कुछ मूड चेंजेस की अगर मैं बात करूं, कई बार हमें खुद को पता नहीं चलता है भाई हम लोग क्यों, पता नहीं ये सैडनेस मुझे क्यों हो रही है, मुझे खुद को नहीं समझ आता था कई बार, है ना। तो छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा आ जाना, थकावट रहना, किसी काम को करने का मन नहीं लगना, सो ऑल दीज आर प्री मेनोपॉज मूड स्विंग्स हम जिनको बोलते हैं, एंड दे अकर बिकॉज ऑफ सडन चेंजेस, सडन कह लो कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से। बिकॉज हमारा जो एक एस्ट्रोजन का जो काम है वो है, हमारे एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ओवरी में, जब से एक लड़की पैदा होती है उसकी ओवरीज में एग्स होते हैं, है ना। और धीरे धीरे क्या है, वो एग्स हमारे मंथली यूज हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। अब एक स्टेज ऐसी आती है जब वो एग्स की प्रोडक्शन जो है वो धीरे 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 करके कम होनी शुरू हो जाती है, और एक स्टेज फिर वो पहुंचती है कि जब वो बिल्कुल सेसेशन पे पीरियड पे आ जाता है कि नहीं अब वो चीज नहीं हो रही है। तो अब जो हार्मोन एस्ट्रोजन हमारा ये सब कंट्रोल कर रहा होता है ना, वो एक मेनोपॉज की स्टेज पे आकर वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे चेंजेस इस वजह से आते हैं कि हमारे हॉर्मोन्स जो है वो गड़बड़ाए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा ये देखो वेट गेन, है ना। लोग कहते हैं कि भाई, लेडीज का मोस्टली कहते हैं कि हाँ जी अब तो 40-45 की एज हो गई है, अब तो वेट गेन होना जो है वो ठीक है हो रहा है। बट मीनोपॉज के टाइम पे जो वेट गेन होता है हमारा, कह लो कि बॉडी के मिड सेक्शन में ज्यादा, ये जो अपनी नेवल है, नेवल का नीचे वाला हिस्सा, पैंटी लाइनिंग के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ज्यादातर यहाँ पर जो है वो आपका वजन जो है वो इस एरिया में बेली फैट जो है वो बढ़ता है। और पता है ये जरूरी भी नहीं है,
कि मेनोपॉज के टाइम पे ये जो सिम्टम्स आने ही आने हैं पेरी मेनोपॉज में, ये सबको आते हैं, ऐसा जरूरी भी नहीं है। अगर हम लोगों ने, मैं बताऊंगी आगे कि किस तरह से मैंने अपने आप को, मैंने ये चीजें नहीं होने दी अपने अंदर, बिकॉज मुझे पता था कि ये सिम्टम्स आने हैं, तो हाउ आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ। सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने वजन को कंट्रोल में रखना। तो अगर आपका वजन कंट्रोल में रहेगा, आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, तो ये सब सिम्टम्स जो हैं वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ये फेज कब निकल गया और कब आपका मेनोपॉज हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आई एम फीलिंग द सेम, मुझे पता भी नहीं चल रहा कि मेरा ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग सो स्मूथली फाइन। तो उसके बाद क्या है, हेयर्स का थिन होना, स्किन का ड्राई होना, लॉस ऑफ ब्रेस्ट फुलनेस, ऐसा लगता है ना कि ये वन ऑफ द फीलिंग है कि नहीं, आपकी जो ब्रेस्ट है वो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा लूज फील हो रही है, टाइटनेस नहीं रहती उसमें। तो ये भी एक सिम्टम है, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस का ही एक सिम्टम है कि अब हमारे हॉर्मोन्स जो हैं वो अब यहाँ पर हमें परेशान कर रहे हैं। तो कुछ होती हैं जो कॉम्प्लिकेशंस इसकी वजह से आती है, यू वी शुड बी नोइंग इट। वल्वो वेजाइनल एट्रोफी क्या होता है, जब मैंने बताया था ना जलन होनी है हमारे वेजाइना में, जलन होनी शुरू हो जाती है, यूरिन पास करते हुए जलन होती है, पेनफुल इंटरकोर्स लगता है, उस टाइम पे आपको लगता है कि नहीं बस मुझे बहुत पेन हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, क्योंकि अब क्या है, एस्ट्रोजन लेवल जो है वो कम हो रहा है। तो अगर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कम हो रहा है, तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है ना। फिर विल बी फीलिंग कि हमारी बॉडी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो उससे क्या होगा, हमारे बोन्स भी वीक हो जाएंगे, बोन बोन डेंसिटी कम हो जाएगी। इसी तरह से सडन इमोशनल चेंजेस मैंने आपको बताए होते हैं, ये बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, हमारे जो वेजाइना की जो मसल्स हैं वो, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, और यूरिन जो है वो ऐसे लगता है कि प्रेशर से यूरिन आ रहा है, लेकिन आप छींक मारते हो तो भी यूरिन जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता, और छींक मारते हुए भी यूरिन जो है वो बाहर आ जाता है ना वेजाइना में से। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है। इसी तरह से हार्ट और ब्लड वेसल्स की डिजीज भी हो जाती है कई बार, वेट गेन एंड चेंज इन बॉडी कॉम्पोजिशन। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो जरूरी नहीं है कि सबको होते हैं, बट अगर आप अपने आप को शुरू से ही इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर करके रखेंगे, तो इन सिम्टम्स से बाहर निकलने का रास्ता हमारे पास है। जैसे अभी मैंने बताया हार्ट एंड ब्लड वेसल्स का, कार्डियोवास्कुलर डिजीज कैसे लेडीज में जब होती है, जब हमारा एस्ट्रोजन लेवल जो है वो डिक्लाइन करता है, वो इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज ऑल्सो। उसी तरह से ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, अगर जरा सा भी हम गिरते हैं या इवन हमारी जरा सा भी चोट लगती है तो फ्रैक्चर का खतरा रहता है। सिमिलरली यूरिनरी इनकंटिनेंस जो है, कि हमारे जो वेजाइना के टिश्यूज है, यूरेथ्रा जो होता है, वो इलास्टिसिटी उसकी लूज हो जाती है ना। तो हमें लगता है कि हमें जोर से यूरिन आ रहा है, लेकिन हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है, बिकॉज हमारी जो इलास्टिसिटी है वेजाइना की, टिश्यूज जो है वो लूज हो चुके होते हैं, मसल्स हमारी लूज हो चुकी होती हैं। इस वजह से जो है हमारा कंट्रोल करना जो है वो यूरिन के ऊपर मुश्किल हो जाता है। अब होता क्यों है, ये है तो ये नेचुरल प्रोसेस है ना, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द चेंजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये चेंजेस जो है वो हमारे अंदर आते हैं, एंड दीज चेंजेस आर लिंक्ड टू लॉस ऑफ एक्टिव फॉलिकल्स। होता है, देखो हमारी ओवरीज में क्या है, एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना, एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो पूरा मंथली हमारी साइकिल चलती है। जब प्रेगनेंसी होती है तो अंदर की जो एंडोमेट्रियम वॉल है, उसको जब नॉरिशमेंट चाहिए होता है तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाती है। जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वही जो है वो एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक करती है, ब्लीडिंग होती है, और हमारा वो मेंसेस का साइकिल जो है वो पूरा चलता है। तो ये सब चेंजेस क्यों है, बिकॉज हमारे हॉर्मोन्स यहाँ पर बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, धीरे 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 वो कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी, कई बार तो मेनोपॉज जो है वो बहुत अर्ली भी हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि कोई सर्जरी है, या कोई रेडिएशन थेरेपी ली है, या कीमोथेरेपी ली है, जिसकी वजह से कोई पेल्विक इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से मेनोपॉज जो है वो बहुत अर्ली भी हो जाता है। मतलब उसको कहते हैं इंड्यूस्ड मेनोपॉज, है ना, दैट इज एन इंड्यूस्ड वे ऑफ मेनोपॉज। तो ट्रीटमेंट्स भी हैं इसके, बट हार्मोनल ट्रीटमेंट की जरूरत मोस्टली लेडीज को नहीं पड़ती है अगर उनका सब कुछ जो है वो नॉर्मल चल रहा है। हार्मोनल ट्रीटमेंट तब होगा जब ये सिम्टम्स ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, है ना, व्हेन दीज सिम्टम्स, आपको लगता है कि आपको बहुत ही ज्यादा हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स बहुत ज्यादा फील हो रहे हैं, तो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स के लिए जाया जा सकता है, बट आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड ऑप्शन। उसी तरह से जैसे वेजाइनल ड्राइनेस होती है, तो उसके लिए कुछ ल्यूब्रिकेंट्स हैं जो कह लो कि लगाने के लिए होती है, क्रीम्स होती हैं, वो भी वेजाइनल ड्राइनेस को जो है वो खत्म करती हैं, जिससे आप अपनी नॉर्मल लाइफ को जो है वो भी एंजॉय कर पाओ। इसी तरह से कुछ सप्लीमेंट्स है, कुछ मेडिकेशंस है, जिससे क्या है, हमारा ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो
डिले हो जाएगा। कह लो कि आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए जब हम कैल्शियम ऐड करते हैं तो हमारी बोन्स डेंसिटी जो है वो उससे इंप्रूव होती है। सो कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं बात करूंगी कैल्शियम की भी। उसी तरह से कुछ लाइफस्टाइल स्ट्रैटेजीज हैं। बेसिकली तो हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। हर बार हम ये चीजें यहाँ बताते हैं कि आपको काम अपने ऊपर करना है। देखो ये जो मेनोपॉज का टाइम होता है ना, ये एक पीरियड से जब हम गुजर रहे हैं ना, उस पीरियड से हम गुजर रहे हैं, हमारे घर वालों को कह लो, हस्बैंड को कह लो, और बच्चे हैं घर में, दे आर नॉट नोइंग व्हाट इज हैपनिंग टू अस, है ना। तो इस टाइम पे अगर कोई, यहाँ मैं चाहूंगी अगर कोई मेल्स भी यहाँ बैठे हैं तो जरूर इस सेशन में रहें और सुने, है ना, कि ये जो स्टेज है ना ये एक नेचुरल है भाई। यहाँ पर लेडी जो है वो कह रही है कि यार मेरे से काम नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ करने का, तो ये बना के नहीं बोल रही है, उसकी बॉडी इस टाइम पे उसको अलाउ नहीं कर रही है ना। तो ये जो चीजें हैं ये इंड्यूस्ड है हमारी, ये एक नेचुरल चीजें हैं जो उसकी शरीर के साथ हो रहा है बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस इन हर हॉर्मोन्स। तो इस टाइम पे एक लेडी को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। वो चाहे उसके हस्बैंड के थ्रू हो, ब्रदर है घर पे, बच्चे हैं घर पे, दे माइट बी नोइंग। उन सबको अगर आपके मतलब घर में किसी को इसके बारे में नहीं पता ना, मेनोपॉज के बारे में, तो आप खुद बताइए। मैंने तो अपनी बेटी को बताया है कि बच्चे अगर मैं इस स्टेज में से निकल रही हूँ तो ये रीजन है उसका। एंड वो दिन है और उसके बाद आज का दिन है, वो मेरे से बात करती है, मुझे पूछती है ममा आर यू कंफर्टेबल नाउ, अब आपको को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, अब आपका ठीक चल रहा है मंथली साइकिल। वो खुद मुझे आज आके पूछती है ये बातें, क्योंकि मैंने उसको बताया है कि बेटा हाँ, अगर मेरे से उठा नहीं जा रहा तो आप मुझे फ्रेश आप बना के दे दोगे। तो द थिंग इज दैट अगर थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे मिल जाए ना अपनी फैमिली से, तो ये वाला जो टाइम निकलेगा ना बहुत अच्छा निकलेगा। एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरा ये वो जो ट्रांजिशन फेज है ना बहुत अच्छे से निकल रहा है। जितने अभी मैंने आपको ये सिम्टम्स बताए हैं ना, ये सिम्टम्स मैंने फील किए हैं, मैंने सिर्फ फील किए हैं, लेकिन वो पेन, वो दर्द, वो चीजें, बहुत ज्यादा हॉट स्वेट आना, बहुत ज्यादा नाइट में बहुत ज्यादा परेशान होना, ये चीजें मैंने बिल्कुल भी फेस नहीं की। बिकॉज मैंने अपने आप को उस तरह से मेंटली प्रिपेयर करके रखा हुआ है स्टेज के लिए कि ये चीजें आएंगी और हमें इससे कैसे अपने आप को मैनेज करना है। इसी तरह से जब आप अपने आप को कंफर्टेबल रखोगे तो अपने हॉट फ्लैशेस से दूर रखने के लिए अपने आप को लूज कपड़ों में रखो, लेयर्ड क्लोथिंग में रखो, ताकि जरूरत पड़े तो रात को एक लेयर जो है वो उतार के आराम से कंफर्टेबली सोया जाए। तो आपका बेडरूम कूल होना चाहिए, बहुत ज्यादा हेवी ब्लैंकेट्स नहीं यूज करने। पोर्टेबल फैन को आप कैरी कर सकते हो वेन एवर यू नीड। वेर आर यू गोइंग? एक्सरसाइज। देखो, एक डाइट और एक एक्सरसाइज, डोंट थिंक सो यार अब क्या है, 50 की उम्र हो गई, अब क्या करना है एक्सरसाइज करके, अब मुझे क्या करना है, ऐसा नहीं। आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, हल्की फुल्की चाहे वॉक ही करिए, है ना। मॉडरेट एक्टिविटी जो है 30 मिनट्स की, दैट इज वेरी वेरी मच नीडेड। हर एक एज ग्रुप में चाहिए, लेकिन जो इन सिम्टम्स को फील कर रहे हैं, पेरी मेनोपॉज के टाइम को फील कर रहे हैं, उनके लिए ये जो डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइजेस हैं, योगा है, स्ट्रेचिंग है, आई एम माई सेल्फ, कह लो कि मैं इस चीज की साक्षी हूँ। मैं इस फेज से निकल रही हूँ और इस फेज से निकलने के लिए ये जो सारी चीजें हैं ना, ये मेरे को बहुत हेल्प कर रही है कि किस तरह से मुझे अपनी लाइफ के स्ट्रेस को मैनेज करना है और किस तरह से इन सिम्टम्स से मुझे अपने आप को निकाल के लेके जाना है। तो रेगुलर एक्सरसाइज को एड ऑन करना है, देन बिकम्स द डाइटरी चॉइसेस, है ना। हमेशा देखो, जो कुछ ऐसे फूड्स होते हैं ना, वो मेनोपॉज के सिम्टम्स को ट्रिगर करते हैं, ट्रिगर समझते हो ना, उनको उकसाते हैं। और तो ऐसे खानों से बच के रहना है। ज्यादा सॉल्टी, ज्यादा शुगर, चीनी, मीठा खाने की, कई बार मेरे को मीठे की तलब बहुत होती थी, अब मेरी बहुत कंट्रोल्ड है। ज्यादा मीठा, ज्यादा नमक, ज्यादा ऑयली फूड इस स्टेज में 40+ की लेडीज को ये हिदायत ले लो आप मेरी मेरे तरफ से। आई एम फीलिंग दीज थिंग्स कि 40+ होने के बाद ना इन चीजों को थोड़ा थोड़ा सा अपने से दूर रखना शुरू करो। मीठे की क्रेविंग हो रही है तो चीनी के फक्के मारने की जरूरत नहीं है, गजरेला ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास। अपनी क्रेविंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, अपनी डाइट में अच्छा प्रोटीन ऐड करना है, अच्छा फाइबर ऐड करना है, सो दैट आपको ये क्रेविंग्स परेशान ना करें, है ना। तो अपनी आपकी गुड डाइटरी चॉइसेस जिसमें ईट अ बैलेंस्ड डाइट, ये एक बैलेंस्ड प्लेट देखो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कितने होने चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, आपकी ये सारी की सारी एक बैलेंस्ड मील, आपका पूरा दिन आपको एक बैलेंस्ड मील की जरूरत है। आपको इस स्टेज पे
अपने बच्चों से भी और अपने हस्बैंड से भी ज्यादा अपनी डाइट को बैलेंस करना है। बाकियों की चिंता आपने 40-45 उम्र के पहले बहुत की है भाई। अब थोड़ा अपने बारे में सोचो। पहले तो यही होता था, सबका खाना बन गया, अरे कुछ आटा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, एक ब्रेड पीस उठा के खा लेंगे। ऐसे किया है, मैंने भी किया है। अपनी लाइफ हम लोगों ने खुद ही स्पॉइल की होती है। सो दिस इज द टाइम जब ये सिम्टम्स आपको आने शुरू हो चुके हैं ना, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। अपनी डाइट का पहले ध्यान रखो। आप अपना अच्छा डाइट लोगे तो आपके घर के लोगों को आप सपोर्ट करोगे, आप उनके लिए बना सकते हो जब आप खुद को अच्छा दोगे पहले तक। So include a variety of fruits and vegetables, whole grains, saturated fats, oils, sugars, ये सबके लिए अच्छे नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। हमें अच्छा कैल्शियम चाहिए, हमें अच्छा वाला विटामिन डी चाहिए। कुछ सप्लीमेंटेशन जो है, विटामिन डी, कैल्शियम, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन, बी विटामिन, ये सब चीजें जो है ये प्रूव करती हैं कि हमारी डाइट में ये सब होगा तो हम जो है वो अच्छे से अपनी जिंदगी के इस फेज को जो है वो बैलेंस कर पाएंगे। सिमिलरली स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, योगा करना है, ब्रीदिंग करनी है, मेडिटेशन करनी है, डेली एवरी डे 5 to 10 मिनट्स। देखो ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बातें हैं। जब आप ये खुद करेंगे ना, जब आपको खुद को लगेगा कि नहीं भाई ये मेरा मी टाइम है, ये जो मेरा फेज चल रहा है ना, इसको मैं मी टाइम बोलती हूँ और ये मेरे लिए। अब अगर कई बार हम लोग मॉर्निंग सेशंस में कई बार हम लोग एक्सरसाइज खुद नहीं कर पाते बिकॉज वी बीइंग बिजी ओवर देयर, कि कभी सिस्टम हैंडल करना है या कुछ और चीज करनी है, तो आफ्टर द मॉर्निंग सेशन ना मैंने अपना टाइम बांधा हुआ है कि मुझे 20 मिनट्स सुबह के अपने आप को देने ही देने हैं, शाम के 20 मिनट मैंने अपने आप को देने ही देने हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा अपना है ना। दिस इज माई टाइम बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो ये चीजें आपने अपने लिए करनी है, जरूरी है। स्किन का सबसे ज्यादा होता है कि हमारी स्किन जो है वो ढलकी ढलकी सी होनी चाहती है अपने पास, और हम लोगों को तो वैसे ही वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर अ पार्ट ऑफ हर्बल लाइफ कम्युनिटी। हमारे पास तो स्किन की इतनी अच्छी रेंज है ना। पूरा आउटर स्किन के लिए हमारे पास मॉइस्चराइजर भी है, सिरम भी है, अपना क्लेंजर भी है, टोनर भी है। तो अपनी स्किन की केयर करनी है। और इंटरनली भी अगर मैं बात करूं तो इंटरनली भी हम लोग, हमें पता है कि हमें सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे अपना जो है वो स्किन बूस्टर लेना है ना, क्योंकि कोलेजन है वो हमें चाहिए। स्लीपिंग इश्यूज को मैनेज करना है, ओवरऑल हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, गेटिंग एनफ स्लीप, है ना। नींद जो है 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि 7 to 8 आवर्स की नींद आपको रोज ही चाहिए। मेरा कहने का मतलब है एक रूटीन बनना चाहिए। और सोने से एटलीस्ट 1 से 2 घंटे पहले अपने फोन को तिलांजलि दे दो, खत्म, बस हो गया। 10 बजे अगर सोना है तो 8 बजे के बाद फोन ज्यादा नहीं देखना। लीव इट असाइड। वो फोन से भी वो जो ब्लू लाइट निकलती है ना, दैट्स ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू, है ना। वो भी हमें, हमारे हॉर्मोन्स को वो भी डिस्टर्ब करती है। तो हमेशा अपने स्लीपिंग इश्यूज अगर हो भी रहे हैं तो अपना रूम इस तरह से मेंटेन करके रखना है, लाइट डिम करनी है, फोन को हटाना है, ताकि सोने का एक माहौल बने, है ना। सोने का माहौल बनेगा तो नींद अच्छी आएगी। स्मोकिंग तो चलो अगर जो पर्सन करते हैं उनके लिए यही है कि स्मोकिंग जो है वो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक्स का, ऑस्टियोपेरासिस के जो कह लो कि रिस्क है उसको इंक्रीज करती है। तो अगर ये चीजें हम लोग कर रहे हैं, करते हैं, तो फिर ये सिम्टम्स जो है वो बढ़ चढ़ के आते हैं, माने ट्रिगर करती है, स्मोकिंग जो इनको ट्रिगर करती है। तो अब यहाँ मैं अगर मैं बात करूं अपने अच्छे खाने की, तो आप सबको पता है ना, हमें Formula 1 जो है वो एज ब्रेकफास्ट एज डिनर क्यों इंक्लूड करना है। नॉट ओनली फॉर वेट लॉस और वेट गेन, जस्ट फॉर ओवरऑल गुड हेल्थ। A blend of 21 essential vitamins and minerals, 9 ग्राम्स प्रोटीन, 3 ग्राम फाइबर, कहीं नहीं जाता आपका ये। मतलब एक बैलेंस्ड मील ढूंढने के लिए पागल होने की जरूरत नहीं है। वी आर हैविंग द बेस्ट सॉल्यूशन, है ना। तो जब हम एक अच्छे खाने की बात करते हैं, अच्छे खाने से हमारा ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करेगा। मैंने आपको ये जो बताया है ना खाना, ये ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि मेनोपॉज के सिम्टम्स है इसलिए खाना है। अरे इसलिए खाना है कि अंदर से शरीर तंदुरुस्त रहे, इम्यूनिटी बनी रहे। अगर इन चीजों को फील करते हो तो उन चीजों से निकलना हमें अच्छे खाने, डाइट इज द मेन थिंग। अगर मैं दोनों चीजों की बात करूं ना, डाइट और एक्सरसाइज, तो जिसने अच्छी डाइट कर ली, अपनी डाइट पे ध्यान दे दिया, और जिसने थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी को, एक्सरसाइज को ऐड ऑन कर दिया ना, ही और शी विल फील सो रिलैक्स कि नहीं भाई ये चीजें तो हमारे लिए कॉमन है। मैं बता रही हूँ, मैंने मीनोपॉज के सिम्टम्स को किस तरह से, मतलब अपने आप को यहाँ से निकाला, इट्स ओनली विद द हेल्प ऑफ द न्यूट्रिशन। मैंने अपना न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट डबल कर दिया था।
45 की एज के बाद मैंने अपना न्यूट्रिशन डबल कर दिया था, बिकॉज मुझे पता था कि आई विल बी एक्सपीरियंसिंग दीज थिंग्स साइड बाय साइड। एंड टिल आज की डेट अगर मैं बात करूं तो मेरे को पता भी नहीं चला कि मेरे ये कब सिम्टम्स निकले। मुझे एक भी चीज ने परेशान नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल थिंग, एंड आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। इसी तरह से प्रोटीन मैंने बोला लीन मसल मास भी बनाता है, और आपकी हड्डियों के लिए भी प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत हमारे सारे न्यूट्रिशन हेल्पफुल है। अभी मैं यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन इसलिए बता रही हूँ बिकॉज गुड डाइट मीन्स न्यूट्रिशन, है ना। गुड डाइट मल्टीविटामिन है हमारा। मल्टीविटामिन क्या है? फॉर्मूला 2 है। मल्टीविटामिन क्यों चाहिए और हर एक लेडी की जरूरत है। ये जो मैं आपको न्यूट्रिशन बता रही हूँ ये एक कोर न्यूट्रिशन है विच इज द नीड ऑफ एवरीबडी फ्रॉम द एज ऑफ 18। जब तक हम जिंदा है ना, हम सबकी जरूरत है ये न्यूट्रिशन, क्योंकि ये हमारी बॉडी को इंटरनली जो है उस वीकनेस से निकाल रहा है। सिमिलरली हमारा जो एनर्जी ड्रिंक है, अच्छा ये मेनोपॉज के टाइम पे भी कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमें कहते हैं कि कम लेनी चाहिए, जैसे मैंने ज्यादा मसाले वाला तला भुना खाना आपको बताया। इसी तरह से चाय कॉफी का इंटेक जो है ना, वो भी इस टाइम पे आपको नहीं लेना, बिकॉज हाई कैफिनेटेड ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर यू। कई बार क्या था, पहले हम लोग क्या करते थे, चाय एक एक घंटे के बाद, जैसे स्कूल टाइम में हमारा होता था 11 बजे भी चाय आ रही है, 10 बजे भी चाय आ रही है, कोई बात नहीं आ रही है तो पी लो। तो ऐसा नहीं सोचना। चाय और कॉफी चाहे जितनी मर्जी ठंड हो रही है ना, चाय कॉफी को तो अपनी डाइट में से निकाल दो आप बाहर। वो एक्स्ट्रा कैलोरीज क्यों आपने लेनी, और इतनी हाई कैफिनेटेड ड्रिंक्स क्यों परेशान करना है अपने आप को ना। और फ्रेश की भी मैं अगर बात करूं तो अफ्रेश भी पूरे दिन में 4 चम्मच से ज्यादा नहीं लेने हैं हम लोगों ने, 45+ वालों, है ना। बाकी अगर लेना चाहें उनकी मर्जी है, पर 200 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन हम लोगों ने नहीं लेनी है जो 45+ है। फाइन। तो आप उतनी कैफीन ले सकते हो जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। इसी तरह से एलो कंसंट्रेट अपना फ्रेश में डाल के एलो कंसंट्रेट लो। बेसिकली होती है गट हेल्थ। तो जब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन आपका अच्छा होगा ना, आपका गट स्ट्रांग होगा ना, गट इज योर सेकंड ब्रेन। आपकी पूरी तरह से हेल्थ जो है वो आप कह लो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी किस तरह से फील करती है ये चीजें। So overall, it depends upon the nutrient absorption, and aloe is very very helpful in absorbing the nutrition from the diet. इसी तरह से स्किन बूस्टर मैंने बोला कि हमारी स्किन पे जो इफेक्ट होते हैं, तो उसके लिए कोलाजन है। कोलाजन हमारी स्किन हेल्थ को सपोर्ट करता है। अपना रिच सोर्स है विटामिन B2 का, B6 का, नाइसिन का। हाइड्रोलाइज्ड फिश कोलाजन है। एवरी डे एक पाउच लो नॉर्मल पानी में। गर्मियों में तो हम ठंडे पानी में पीते थे ना। एवरी डे एक पाउच लो और कम से कम 90 डेज, 3 महीने, 3 महीने स्किन बूस्टर को अच्छे से यूज करो, एंड यू विल फील द रिजल्ट, यू विल फील द ग्लो ऑन योर स्किन। एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरह से आपको फील होगा कि आपकी स्किन जो है वो हेल्दी है, आपकी स्किन जो है वो एक्टिव है। इसी तरह से अब मैं बात करूंगी विमेन चॉइस की। द डे दिस टैबलेट हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया टिल टुडे, मुझे लगता नहीं है मैंने एक दिन भी अपना विमेन चॉइस मिस किया। अभी जो मैं हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर रही थी ना, हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब क्या है कि आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं। अब इसमें क्या है, सोया इज अ रिच सोर्स, है ना। अब हम हमारे एस्ट्रोजन का रिच सोर्स है सोया, और इसमें क्या है, सोया आइसोफ्लेवोन्स है, चेस्टबेरी है, जो एक नेचुरल तरीके से हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो हर्बल लाइफ इज ऑल नेचुरल। नेचुरल इन द सेंस कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो नेचुरल तरीके से हमें मिलते हैं, अपने नेचुरल खाने में से हमें मिलते हैं। वो अलग बात है कि हम लोगों को इधर उधर जाना नहीं पड़ता है, वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारा जो खाना है, हमारा जो न्यूट्रिशन है वो 300+ डॉक्टर्स और 50+ PhDs ने मिलकर बनाया है। एंड वी पीपल आर सो ब्लेस्ड, वी आर एंजॉइंग दिस न्यूट्रिशन, वी आर एंजॉइंग आवर गुड हेल्थ। फाइन। तो ये विमेन चॉइस हर एक लेडी को, चाहे उसको मीनोपॉज हो चुका है उसके बाद भी, आफ्टर मीनोपॉज ऑल्सो भी, देखो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो हमारे है ही है ना, ओवरीज तो हमारे है ही है। तो इंटरनली कंप्लीट ओवरऑल हेल्थ को मैनेज करने के लिए, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रॉपरली चलाने के लिए, हमें हर रोज जो है वो एक विमेन चॉइस लेनी है, जिससे हमें इस तरह की फ्लक्चुएशंस जो है वो नहीं होंगी। सो आई थिंक मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, बट मेरे को यही था कि मैं आप लोगों के साथ ये चीजें जरूर शेयर करूं कि अगर आप ये सिम्टम्स फील कर रहे हो, है ना, अगर आप ये चीजें, मतलब आप जो जो पर्सन अभी इस एज ग्रुप में नहीं है, बट दे विल बी गोइंग देयर ओनली। फाइन। सो हाउ यू हैव टू मैनेज विद ऑल दीज थिंग्स,
दैट यू हैव टू अचीव, राइट? सो अगर यहाँ पर कोई पर्सन विलिंग है अपने बारे में कुछ शेयर करने में या फिर विमेन चॉइस के बारे में बताने में, तो मोस्ट वेलकम है। ओके, सो मोनिका मैम, सो मच मोनिका मैम। जी। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग रितु मैम। रितु मैम, आपने बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन को इजी करके समझा दिया। तो मैं भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन मतलब थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि सेम सिनेरियो से मैं भी गुजर रही थी और मुझे पता नहीं था कि ये मेरा मीनोपॉजल टाइम है। मतलब शुरू तो जैसे आपने पेरी मीनोपॉज बताया तो ये कई सालों से 45 के बाद स्टार्ट हो गया था, लेकिन राइट नाउ मेरा रनिंग 49 है। तो मुझे पता ही नहीं चला कि क्योंकि वुमेन्स चॉइस जब से मैं इस सिस्टम से कनेक्ट हुई हूँ, मुझे 3.5 years हो गए। और 3.5 years से मैं रेगुलर वुमेन्स चॉइस की 1 टैबलेट एवरीडे ले रही हूँ। तो मुझे यही नहीं पता चला कि मेरा मीनोपॉज कब मुझे हिट हुआ है और कब मीनोपॉज की जो पहले वाली सिचुएशन जो मैं स्कूल में हुआ करती थी, और मुझे वो दिन भूलते नहीं है, इतनी टफ सिचुएशंस हुआ करती थी। तो वो धीरे धीरे कैसे सॉर्ट आउट होती चली गई और कैसे मीनोपॉज हिट होने के बाद वाले ईयर भी, ये वाला जो चल रहा है मेरा बाद वाला साल भी बहुत इजीली और स्मूथली गया। तो कहते हैं ना कि बहुत लोगों के मुंह से सुनती हूँ मैं कि बड़ी प्रॉब्लम होती है, इतना हैवी फ्लो है, बॉडी में इतने चेंजेस आते हैं, ऐसे ये वाले सिम्टम्स हैं। टचवुड, मतलब थैंक्स टू दिस हर्बल लाइफ सिस्टम एंड थैंक्स टू दिस वुमेन्स चॉइस की वो अमृत बनकर आई है हमारी लाइफ में कि उसने मेरे मीनोपॉज को मुझे रियलाइज ही नहीं होने दिया कि कैसे हंसते खेलते और बिना किसी पेनलेस वाली सिचुएशन को मैं क्रॉस कर रही हूँ, अभी स्टिल गोइंग ऑन। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, बहुत बढ़िया समझाया आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मोनिका मैम। अच्छा, मोनिका मैम और मैं ऑलमोस्ट हम दोनों सेम एज ग्रुप के ही हैं, तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है जब मैं, अच्छा देखो, हम लोगों को ना कभी अपनी एज बताने में शर्म नहीं फील होती कि वाई शुड यार, ठीक है। और हमें देख के कोई कहता भी नहीं है कि यार आर यू 49, नोबडी सेज मी लाइक दिस। एंड इवन हमारे बच्चे भी ब्लेस फील करते हैं कि यार हमारी मदर्स जो है वो यंग लगती हैं, एंड वी पीपल आर पार्ट ऑफ हर्बल लाइफ कम्युनिटी। तो हमें क्या करना है, जितना ज्यादा न्यूट्रिशन ले सकते हैं ना उतना लेना है, बाकियों से ज्यादा लेना है, क्योंकि हमें अपने लिए रहना है, हमें अपने लिए जीना है। हम अच्छे होंगे तो हमारी फैमिली हमारे साथ तो वैसे ही अच्छी होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। ऐसे ही विमेन सेशन में मिलते रहेंगे, जब जब भी मिलेंगे आप सबके साथ बैठ के बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच।